हेलो फ्रेंड्स, रूरल एकेडमी की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 10 अगस्त 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी जयसिंह प्रताप, ऑप्शन डी वेद प्रकाश शर्मा। देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग नियुक्त किया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल पद के एक दिन पहले इस्तीफा ले लिया था, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल बनाया गया है। आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह कैग बनाया गया है। बात करें कैग की, तो कैग एक संवैधानिक पद है। भारत के संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 5 में भारत के कैग के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में कैग का उल्लेख अनुच्छेद 148 टू 151 के तहत किया गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। यह लोक वित्त के संरक्षक तथा देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक होते हैं। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तर पर होता है। इसका कर्तव्य भारत के संविधान एवं संसद की विधियों के तहत वित्तीय प्रशासन को बनाए रखना है। कैग का काम सरकारी खातों और धन व्यय की जांच करना है। दरअसल सरकार जो भी धन खर्च करती है, कैग उस खर्च की गहराई से जांच पड़ताल करता है और पता लगाता है कि धन सही से खर्च हुआ है या नहीं। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सार्वजनिक खातों और आकस्मिक निधि का परीक्षण करता है। बात करें कैग के कार्यालय की, तो कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर नियुक्त अधिकारी के 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो उसका पालन होता है। इसे लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दिया है। इसके तहत दिल्ली सरकार में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस व रोड टैक्स में छूट देगी और नए वाहनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक की एसटीव उपलब्ध कराएगी। दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी का मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और प्रदूषण का स्तर घटाना है। दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के तहत राज्य सरकार 2 व्हीलर्स, ऑटो व ई रिक्शा मालवाहक व वाहनों के लिए 30,000 रुपए तक और कारों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव उपलब्ध कराएगी। यह छूट केंद्र से मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगी। इस पॉलिसी की लॉन्चिंग के बाद उम्मीद है कि अगले 5 सालों में 5 लाख नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदे जाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 नवंबर, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 10 जुलाई, ऑप्शन डी 21 जून। देखिए, प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को देश के हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश में सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाना और हथकरघा को बढ़ावा देना, बुनकरों की आय को बढ़ावा देना और उनकी गौरव में वृद्धि करना है। हथकरघा दिवस मनाने के लिए 7 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इसका कारण है कि इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसी दिन लोग कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजन सभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। भारत सरकार ने इसी की याद में हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया था। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 में मनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक
4 से 6 अगस्त को कहाँ हुई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी लखनऊ। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 से 6 अगस्त को मुंबई में हुई। यह चालू वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक थी। इस बैठक में समिति के सर्वसम्मति से नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में आरबीआई ने रेपो को 4% और बैंक दर को 4.25% पर अपरिवर्तित रखा गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि उपभोक्ता सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर जो मार्च 2020 में 5.8% थी, वो जून के अंतरिम अनुमानों के अनुसार 6.1% हो गई थी। बात करें रेपो रेट कम होने से कैसे लोगों को फायदा होता है, तो रेपो रेट के कम होने से बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज पर कर्ज मिलता है। इस सस्ती लागत का लाभ कर्ज लेने वाले ग्राहकों को मिलता है। इससे बैंकों को घर, दुकान, पर्सनल और कार के लिए लोन कम दरों पर देने का मौका मिलता है। ग्राहकों में चल रहे लोन पर ईएमआई का भी कम होता है। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार हुई। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो सन 1937 में मुंबई आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 में यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया। भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को हिरोशिमा दिवस और जापान में शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अप्रैल, ऑप्शन बी 16 दिसंबर, ऑप्शन सी 4 मई, ऑप्शन डी 6 अगस्त। देखिए, प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और जापान में शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जापान में हिरोशिमा पर इसी दिन में परमाणु बम गिराया गया था। इसे मानव इतिहास में काला दिन भी कहा जाता है। इस दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया इस तबाही से कुछ सीख ले। बात करें हिरोशिमा दिवस के बारे में, तो अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जिसने मानव इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार करने वाले परमाणु बमों का इस्तेमाल किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक नगर में लिटिल बॉय नामक यूरेनियम गिराया था। यह बम उस समय का सबसे शक्तिशाली बम माना जाता था। हिरोशिमा को तबाह करने के बाद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट गैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया था। बात करें इसके कारणों की, तो वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में जापान और अमेरिका के बीच संबंध खराब हो गए। जापानी सेनाओं द्वारा ईस्ट इंडीज के तेल समृद्ध क्षेत्रों पर कब्जा करने के इरादे से इंडो चाइना पर निशाना साधा गया। इससे अमेरिका और कुपित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को आत्मसमर्पण करने पर विवश करने के लिए परमाणु बमों के उपयोग की मंजूरी दे दी। इन परमाणु हमलों के पश्चात जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। बात करें परमाणु बम के विकास की, तो परमाणु बम ब्रिटिश और अमेरिकी वैज्ञानिक ज्ञान और प्रगति का एक परिणाम था तथा इसे अमेरिका के 2 संयंत्रों में विकसित किया गया था। इसके अलावा एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में अलग से कार्य किया गया था। इस पूरी प्रक्रिया को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का कोड नाम दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बांग्लादेश में किस वर्ष के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिक की स्मृति में वहां एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1971। देखिए, बांग्लादेश में वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में वहां एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। यह स्मारक बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर बनाया जाएगा। इस संबंध में सूचना देते हुए बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध मामलों के मंत्री ने वर्ष 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग के लिए भारत सरकार और भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया है। जो क्षेत्र बांग्लादेश कहलाता है वो कई वर्ष पूर्व भारत के बंगाल का हिस्सा था। वर्ष 1947 में जब भारत और पाकिस्तान ने आज़ादी प्राप्त की तो बंगाल का मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा।
1948 से 1962 के बीच तथा 1969 से 1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान मार्शल लॉ के अधीन रहा। इसी बीच पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही याह्या खान ने स्वतंत्र चुनाव कराए। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के आवामी लीग ने नेता मुजीबुर रहमान को बहुमत प्राप्त हुआ, परंतु याह्या खान द्वारा मुजीब को प्रधानमंत्री नियुक्त करने से मना करने के प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। शेख मुजीब को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा विद्रोह को दबाने के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान में अमानवीय अत्याचार और नरसंहार प्रारंभ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य वार्ता की विफलता के पश्चात 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा रहे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का नोडल एजेंसी क्या है? ऑप्शन ए आदिवासी एवं जनकल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसे ट्राइफेड भी कहते हैं, का गठन 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया। इसे बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत किया गया है। इसने अपने कार्यों की शुरुआत वर्ष 1988 में नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय से की। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ज्ञान उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों को सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण करना है। इसके कार्य है, यह मुख्य रूप से दो कार्य करता है। पहला लघु वन उपज विकास, दूसरा खुदरा विपणन एवं विकास। ट्राइफेड द्वारा वर्ष 1999 में नई दिल्ली में ट्राइबल्स इंडिया नामक अपने पहले रिटेल आउटलेट के माध्यम से आदिवासी कला और शिल्प वस्तुओं की खरीद और विपणन का कार्य शुरू किया है। ट्राइफेड द्वारा वन धन योजना के तहत उत्पादन को बढ़ाने के लिए वन धन इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ट्राइफेड द्वारा जनजातियों में उद्यमशीलता को विकास के लिए राष्ट्रीय महत्व के संसाधनों के साथ मिलकर एक परिवर्तनकारी टैंक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम को शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2020-21 में किस योजना या मिशन के नवाचार और कृषि उद्यमिता घटक के अंतर्गत स्टार्टअप का वित्तपोषण करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन बी सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय खाद्य मिशन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय बागवानी मिशन। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2020-21 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के नवाचार और कृषि उद्यमिता घटक के अंतर्गत स्टार्टअप को वित्तपोषण करने का निर्णय लिया गया है। बात करें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक छाता योजना के रूप में वर्ष 2007 में शुरू किया गया था। यह योजना राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारत सरकार ने केंद्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पुनरुत्थान हेतु लाभकारी दृष्टिकोण के रूप में जारी करने के लिए मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य किसानों के प्रयासों से सुदृढ़ीकरण के माध्यम से कृषि को लाभकारी क्रियाकलाप बनाना, जोखिम प्रशासन और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत कृषि उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के अलावा कटाई पूर्व और कटाई पश्चात अवसंरचना पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसमें कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने में स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करना, आय बढ़ाने में किसानों की मदद करना, मशरूम की खेती, एकीकृत खेती, फूलों की खेती आदि के माध्यम से आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके किसानों के लिए जोखिम को कम करना, विभिन्न कौशल विकास, नवाचार और कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर यूनेस्को IOC ने किस समुदाय या समुदायों को सुनामी तैयारी समुदाय के रूप में मान्यता प्रदान करने की है? ऑप्शन ए वेंकट रायपुर, ऑप्शन बी नोलिया शाही,
ऑप्शन सी खंडायत, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। देखिए, हाल ही में उड़ीसा राज्य ने आपदा प्रबंधन में एक और उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर यूनेस्को आईओसी ने वेंकटरायपुर और नोलिया सहित दोनों समुदाय को सुनामी तैयारी समुदाय के रूप में मान्यता प्रदान करने की है। बात करें सुनामी तैयारी के बारे में, तो सुनामी तैयारी एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान विभाग द्वारा सार्वजनिक, सामुदायिक नेताओं और राष्ट्रीय और मानवीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों के सक्रिय सहयोग के माध्यम से सुनामी तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। बात करें इसके उद्देश्य की, तो सुनामी आपातकाल स्थितियों के लिए तटीय समुदाय की तैयारियों में सुधार लाना, जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करना, सामुदायिक तैयार में इस एक संरचनात्मक और व्यवस्थित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करना। बात करें आईओसी के बारे में, तो यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग आईओसी यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1960 में यूनेस्को के कार्यकारी स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी तथा यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत समुद्री विज्ञान के प्रति समर्पित एक प्रमुख संगठन है। इस आयोग का उद्देश्य समुद्र और तटीय क्षेत्रों की प्रकृति और संसाधनों के बारे में शोध करने तथा प्रबंधन के सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और अनुसंधान, सेवाओं और क्षमता निर्माण में कार्यक्रम को समन्वय करना है। आईओसी को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी अनक्लोज द्वारा समुद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्थारण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूपों में मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली साप्ताहिक किसान रेल को कहां से कहां के लिए रवाना किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र से बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक से गुजरात, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर से बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश से राजस्थान। देखिए, 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली साप्ताहिक किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना किया गया। इस किसान रेल के माध्यम से किसानों को बिना किसी देरी के अंतर्राज्यीय बाजारों में अपने खराब होने वाले कृषि उत्पादों को भेजने में मदद मिल सकेगी। इस वर्ष के केंद्रीय बजट 2020-21 में सब्जियों एवं फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए किसान रेल की घोषणा की गई थी। इस रेल में 11 विशेष रूप से निर्मित पार्सल कोच हैं, जो चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज के रूप में काम करते हैं। ये रेल नासिक रोड, मनमाऊ, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज, छेवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बक्सर स्टेशनों पर रुकेगी। इससे पहले इन कृषि उत्पादों को अन्य राज्यों के ट्रकों से ले जाया जाता था, किंतु अब किसान अपनी जरूरतों के अनुसार फसलों एवं कृषि उत्पादों को नुकसान के जोखिम के अनुसार ट्रेन के माध्यम से भेज सकते हैं। इस रेल के माध्यम से महाराष्ट्र के प्याज, अंगूर एवं अन्य खराब होने वाले फलों एवं सब्जियों को, जबकि बिहार में मखाना, मछली और सब्जियों को देश के अन्य बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। यह रेल जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों को निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करेगी, जिससे किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार और महाराष्ट्र से बिहार। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।